Good morning, class. Today we are going to revise chapter Biomolecules. I am going to explain chapter Biomolecules. Just wait a minute. Biomolecules, as you know, is the molecules which are present in our biological compounds. That means the cells are made up of biomolecules. चार तरह के biomolecules होते हैं. There are cells in our cells like proteins, vitamins, like proteins, carbohydrate, lipids, nucleic acids. So we will be understanding that from a PPT. My name is Hemlata Yadav and you are watching the Biomolecules PowerPoint presentation. So now let's start. Chemical composition of organisms. Chemical molecules present in the living organisms are known as biomolecules. This is the definition, simple definition, which you understand. That जो भी केमिकल हमारे जैसे मैं बता रही थी सेल्स में मिलेंगे उन्हें बायोमोलिक्यूल बोलते हैं. प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और सम टोटल डिफरेंट तरह के बायोमोलिक्यूल्स का कंपाउंड्स आयंस प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड सेलुलर पूल. सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं उसे सेलुलर पूल कहते हैं. बायोमोलिक्यूल कंपाउंड है कार्बन के. हेंस द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड कार्बन. इनमें कार्बन जरूर आता है बिकॉज कार्बन के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं. हाइड्रोकार्बन्स का इनको कंपोजिशन होता है. कार्बन इज द मोस्ट वर्सटाइल एंड मोस्ट प्रिडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ. कार्बन सबसे ज्यादा दिखेगा आपको मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. एलिमेंट्स हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर. आप यहाँ देख रहे हो इस टेबल में. टेबल एनसीईआरटी का नॉन लिविंग और लिविंग के अंदर कंपेयर करा हुआ है कि हाउ मच हाइड्रोजन इज फाउंड इन नॉन लिविंग एंड हाउ मच इट इज फाउंड इन द living. So we can see in non-living hydrogen is 0.14. In living it is 0.5. Carbon is 0.03. In living it is 18.5. So carbon is larger in the living organism than in the atmosphere. Oxygen is 46% in non-living. In the living it is 65%. Nitrogen is very little in the non-living and in the living it's 3.3. Sulfur is 0.03 and in the living it is 0.3. And sodium is 2.8 in the non-living and it's 0.2 in our body. Calcium is 3.6 and is 1.5 in the living organism. Magnesium 2.1 and in the organism is 0.1. Silicon is 27.7% and it is not negligible in the living organism. A comparison of elements present in non-living and living. We were discussing from the table. Analysis of chemical composition of living organism. If for suppose हम कोई टिश्यू ले लेते हैं प्लांट या एनिमल का और उसके बायोमोलिक्यूल का कंपोजिशन स्टडी करते हैं तो स्टेप्स इस तरह से रहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें दोनों तरह के कंपाउंड मिलते हैं. ऑर्गेनिक जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स इनमें कार्बन होंगे और इनऑर्गेनिक जैसे कि सॉल्ट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और एलिमेंट्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम भी मिलेंगे. वाटर मोस्ट अबंडेंट केमिकल कंपाउंड मिलेगा हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में. केमिकल एनालिसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर करेंगे तो हमें एनालाइज करते हुए केमिकल कंपोजिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का वी कैन टेक नॉन वे वी कैन टेक known weight
यहाँ पे नॉन की जगह आएगा नॉन वेट। हम एक 15 ग्राम्स या फिर 20 ग्राम्स कुछ भी नॉन वेट ले लेंगे, KNOWN, एंड उस नॉन वेट को हम लिविंग टिश्यू को एक पीस ले लेंगे, जैसे कि कोई फ्रूट या लीवर एनिमल का ले लिया हमने, ग्राइंड करेंगे। और ग्राइंड करते वक्त पेस्टल मोटर में ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डालेंगे। पेस्टल और मोटार से हम उसे ग्राइंड करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है और इससे थिक पेस्ट मिलता है, जिसे हम फिल्टर कर लेंगे चीज क्लॉथ की मदद से, कॉटन क्लॉथ की मदद से। हमें दो चीजें मिलेंगी, एक फिल्ट्रेट और एक एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। और फिल्ट्रेट जो होगा, जो एसिड सोल्यूबल पोर्शन होगा, वो फिल्टर हो जाएगा। और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में जो जो डिसॉल्व नहीं होगा, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होगा, वो फिल्टर नहीं होगा, वो आपके चीज क्लॉथ में रह जाएगा। व्हेन एनालिटिक टेक्निक आर अप्लाइड टू द कंपाउंड, we get an idea of molecular formula of probable structure. Ash एश इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलेगी। अगर हम मान लो टिश्यू लेकर उसको ग्राइंड करते और उन्हें फिल्ट्रेशन से सेपरेट ना करें, हम टिश्यू को ड्राई करके और उसे ऐश में कन्वर्ट करें, तो ऐश से हमें इनऑर्गेनिक चीजें मिल सकती हैं कंपाउंड की। ऐश कंटेन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, क्लोराइड्स, फॉस्फेट्स, एलिमेंट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बायोमोलिक्यूल सेल के बायोमोलिक्यूल्स दो कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। जिन बायोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन आता है, उनको मैक्रो माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। 1000 डाल्टन से कम वेट वाले माइक्रोमोलिक्यूल कहलाते हैं। और जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में हमें मिलते हैं, जो फिल्टरेट हो जाते हैं क्लॉथ से, जो छोटे हैं, उन मॉलिक्यूल्स को, लाइक शुगर, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, ये माइक्रोमोलिक्यूल में आते हैं। पर जो बायोमोलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है, उनको मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं और वो हमें इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं। और ये मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इनके फॉर्म में होते हैं। Though lipid are biomolecules, micromolecules, they are found in insoluble. ये insoluble fraction में ही मिलते हैं, भले ही ये माइक्रोमोलिक्यूल है लिपिड्स, क्योंकि इनका वेट कम है, बट ये इनसॉल्युबल होते हैं। इस वजह से, नेचर की वजह से, ये हमें इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं। द शुगर्स आर द सिंपलेस्ट अमंग द शुगर्स आर मोनोसेक्राइड्स। शुगर्स भी कई तरह की होती हैं, जिनमें सबसे सिंपल मोनोसेक्राइड, आप दो मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल नीचे देख रहे हो। एक यहाँ पर आपको 5 कार्बन शुगर दिखा रखी है, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 कार्बन, और 5th कार्बन इसमें ऊपर दिखा रखा है। सो दिस इज अ शुगर विच इज कॉल्ड पेंटोज शुगर। इस तरह की शुगर आपको, ये राइबोज शुगर है, इसके ऊपर इसका नाम लिखा है, एंड दिस शुगर इज फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड्स। वहीं पर आपको दूसरी तरफ 6 कार्बन की शुगर दिखा रखी है, जो हेक्सोज है, एंड 1 2 3 4, ये इसमें कार्बन है 5। एट ईच कॉर्नर देर इज 1 कार्बन एंड 6 कार्बन इज एट द टॉप। सो ये शुगर ग्लूकोज है, नाम आपको दिख रहा है ग्लूकोज, 6 कार्बन की होती है, तो हेक्सोज भी बोल देते हैं। एंड ये दोनों सिंगल यूनिट शुगर है, तो इसलिए इन्हें मोनोसैकेराइड बोला जा रहा है। मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट शुगर है, इन्हें हम तोड़ नहीं सकते। फर्दर दे कैन बी कंपोज्ड ऑफ 3 to 7 कार्बन एटम्स, एंड 3 to 7 कार्बन एटम की शुगर हो सकती हैं। Ribose is the 5 कार्बन and glucose is the 6 कार्बन sugar. Amino acids. Amino acids में ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं which contain amino group and acidic group. तो amino group ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अमीनो एसिड भी, जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप सब्स्टिट्यूट होते हैं एक अल्फा कार्बन के ऊपर।
There are substituted methanes for four positions in the alpha carbon occupying the four valency positions of. So चार valency carbon की पूरी करी जाती हैं और there are four different groups which attach to the carbon: carboxylic group, amino group, and a variable group which is different for every amino acid is the R group, and the last is hydrogen. So these four groups are attached on a carbon to become amino acid. वहां पर अब आगे चलते हैं. जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड इज CHR COOH NH2. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द R ग्रुप, अमीनो एसिड 20 होते हैं बिकॉज R ग्रुप सब में अलग अलग होता है. R इज द अल्काइल ग्रुप एंड प्रोटीन्स में R ग्रुप हाइड्रोजन होता है. जिस अमीनो एसिड में वो ग्लाइसिन कहलाता है. मिथाइल ग्रुप होता है तो एलेनिन कहलाता है. हाइड्रोक्सी मिथाइल होता है तो सीरीन कहलाता है. Glycine is the amino acid which is CH2NH2COOH. Alanine is having the R ग्रुप. इसमें ग्लाइसिन में H ही होता है, हाइड्रोजन होता है. इस वजह से ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है. आप दो H देख पा रहे हो यहाँ पे. तो एक तो H है, हाइड्रोजन ग्रुप है. दूसरा जो अल्काइल ग्रुप था उसकी जगह भी यहाँ H होता है. तो ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है बिकॉज दो सेम ग्रुप्स आ गए. एलेनिन में आर ग्रुप की जगह CH3 लगा रहता है, मिथाइल. एंड जैसा आपको नोट्स में बताया ऊपर, सीरीन में मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा रहेगा, CH2OH. So that will become serine. So this group is hydroxy methyl. OH group भी है और मिथाइल substituted मिथाइल है ये. A specific property of amino acid is the ionizable nature of NH2COOH groups, and so the structure of amino acid changes in solution of different pH. क्योंकि NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप आयनाइज हो सकते हैं तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बदलता रहता है अलग अलग पीएच के सोल्यूशन में. फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म आपको मिल जाएगा अगर आप ग्लाइसिन का एग्जांपल लें. So you can find here NH3 positive, NH2 has taken one proton and it has become glycinium cation at low pH, and it is at high acidity and low alkalinity. Means if we have dissolved a protein which is having glycine, so at low pH it will become, glycine will become protonated and it will act like a proton donor in the low pH. And here if proton is released, then glycine zwitterion will be formed, NH3 plus COO H is removed from here, and if H is further removed, it is removed from the NH2 region and it will become glycinate ion. So this will be case from low pH to high pH, it will increase. Then H will be donated by the COH group to the basic solution, and then one more H will be released from the glycinium ion and it will become a glycinate ion. And if high pH is there, this glycine will exist in this form. If low pH will be there, glycine will exist in this form. But at the neutral pH, the glycine will be becoming zwitterion form. That means dipolar ion with net charge 0. So this kind of activity is seen in the amino acids. Lipids, we come to lipids as a biomolecule. Lipids generally वाटर insoluble होते हैं और soluble होते हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में. लिपिड्स को सिंपली फैटी एसिड्स which has lipids को डिफाइन करते हैं कि they are simple fatty acids which has a carboxylic group attached to R group. तो एक अल्काइल लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप है जिसमें फैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है. R ग्रुप इज मिथाइल, इनमें मिथाइल और इथाइल ग्रुप और हायर नंबर CH2 ग्रुप विद 1 to 19 कार्बन एटम्स. तो 19 कार्बन तक लॉन्ग चेन R ग्रुप होता है
इसमें लास्ट पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा रहता है। फैटी एसिड दो तरीके के हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल ब्यूटायरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल लिनोलिक एसिड होता है। Now, unsaturated means it will be having double and triple bond. Another simple lipid is glycerol, trihydroxypropane. Means if we esterify glycerol with the three fatty acid, we get a triglyceride, tristeroglycerol. And this triglyceride is type of lipid. Phospholipid less it is made when the triglyceride is also having a phosphate group and an ethanol amine group. So you are looking at a triglyceride with a phospholipid and phosphate group and an ethanol amine group. Here, this will become a lecithin phospholipid, which is most abundantly found in the membranes. Now coming to nucleic acid, nitrogen bases. Nucleic acids are having three subcomponents, which is nitrogen base. Nitrogen base organic compounds हैं with heterocyclic rings, and they are classified into two groups of nitrogen bases: purines, which are two ring compounds. Though two examples are there, adenine and guanine. Pyrimidines, ये साइटोसिन और यूरेसिल ना इसमें एग्जाम्पल आते हैं पिरामिडिन्स में, और ये सिंगल रिंग के कंपाउंड्स होते हैं। थाइमीन भी आता है, थाइमीन साइटोसिन यूरासिल, बिकॉज थाइमीन इज फाउंड इन द डीएनए एंड इन प्लेस ऑफ थाइमीन यूरासिल इज फाउंड इन द आरएनए एज अ pyrimidine. So this is the diagram of adenine. You can see two rings are there. So it starts numbering from here: one, two, one. Sorry, two is the carbon, three third nitrogen, fourth position of the nitrogen is having amine group, fifth, sixth compound atom, seventh, eighth, and ninth. So from the ninth nitrogen, this is attached to the carbon number first. Uracil is also having it's a pyrimidine, so it is having single ring compound: one, two, 3, 4, 5, 6. So it's a hexacyclic ring, and it is the structure of the uracil. Nucleoside. These are organic compounds formed when a pentose sugar is attached to nitrogen base. पेंटोज शुगर अगर अटैच हो गई, ये पेंटोज शुगर है, it is attached to the nitrogen base. This is a nitrogen base, same adenine. So we are calling it is an adenosine, which is a nucleoside. Nucleosides is called adenosine, guanosine, thymosin, cytidine, uridine, on the basis of which nitrogen base is attached to the pentose sugar. If thymidine is attached, thymine is attached, it becomes thymosin. If cytosine is attached, it becomes cytosine. Cytidine, uracil is attached, it becomes uridine. So this is a uridine, a pyrimidine, uracil is attached. Uracil नाइट्रोजन बेस का pyrimidine यहाँ जुड़ा हुआ अगर है पेंटोज शुगर से, this is a pentose sugar. So if pentose sugar first carbon is attached directly to the nitrogen of the uracil, then that kind of linkage is N-glycosidic linkage. And N-glycosidic linkage में we are getting the compound which is a nucleoside. It is a nucleoside and with OH group at the last in the fifth position. Now, phosphate group. Phosphate group, if attached to the fifth carbon, we get a nucleotide. Nucleotide consists of a nitrogen base and pentose sugar. That means जो nucleoside था उसमें एक phosphate group और अगर जुड़ जाता है, स्ट्रेफाई हो जाता है, तो we get nucleotide. न्यूक्लियोटाइड के नेम होते हैं एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड.
यहाँ एडिनाइलिक एसिड का डायग्राम दे रखा है, बिकॉज एडिनिन को ज्वाइन करके दिखा रखा है नाइन्थ नंबर नाइट्रोजन से, पेंटोज शुगर से, और फॉस्फेट ग्रुप फिफ्थ कार्बन पे लगा रखा है. So this is the structure of the nucleotide adenylate acid. Primary and secondary metabolites, बायोमोलिक्यूल जो मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर क्रिएट किए जाते हैं या उनमें यूज होते हैं उनको मेटाबोलाइट्स कहते हैं. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो आइडेंटिफाइबल फंक्शन प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस में, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में. जैसे अमीनो एसिड्स हैं, ये रॉ मटेरियल्स होते हैं पाथवेज के. नाइट्रोजन बेसिस हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं. और सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट्स होते हैं पाथवेज के. फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होस्ट ऑर्गेनिज्म में नॉट येट अंडरस्टूड, बट मोस्ट ऑफ देम यूजफुल इन मैनकाइंड. रबर, ड्रग, स्पाइस, ऐसे कंपाउंड्स जो ह्यूमन के यूज के लिए हम ऑर्गेनिज्म से निकालते हैं, हमको सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं. बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है. दे आर यूजुअली फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. पॉलीसैकेराइड इनके एग्जांपल, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन इनके एग्जांपल हैं. ये पॉलीमरिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये पॉलीमर्स से बनते हैं. तो पहले हमने मोनोमर्स को डिस्कस कर लिया, अब पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन को डिस्कस कर रहे हैं. मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सारे पॉलीमरिक हैं. उनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है. पॉलीमर दो तरीके के हो सकते हैं. होमोपॉलीमर, अगर सिंगल यूनिट से रिपीटिंग से बनेगा है तो होमोपॉलीमर. अगर डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट से रिपीटिशन से बना है तो हेट्रोपॉलीमर. प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ मैनी अमीनो एसिड्स. तरह तरह के अमीनो एसिड से जुड़कर बनते हैं प्रोटीन्स, तो इसलिए ये हेट्रोपॉलीमर है. पेप्टाइड बॉन्ड एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के बीच में बनता है. एंड दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड विच इज फाउंड इन द प्रोटीन्स. देर आर टू काइंड ऑफ अमीनो एसिड. दो तरह के अमीनो एसिड होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो हमारी बॉडी में रॉ मटेरियल के फॉर्म में बनते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म में से हमें फूड के थ्रू जो मिलेंगे दैट आर असेंशियल अमीनो एसिड, बिकॉज ये हमारी बॉडी में नहीं बनते, तो ये हमें फूड से लेने पड़ेंगे. वी हैव टू टेक देम बाय फूड. बट कुछ अमीनो एसिड है जो नॉन असेंशियल है, जो हमारी बॉडी में बनते हैं. नॉन असेंशियल अमीनो एसिड हमें prepared in our body. We don't have to take it outside. Enormous type of protein result from 20 amino acid. 20 naturally occurring amino acid इनके कॉम्बिनेशन से बहुत तरह के प्रोटीन हम बनाते हैं. कोलेजन हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है, ये याद रखना है. कोलेजन हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है और एनिमल वर्ल्ड का. और राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज जो है, ये एंजाइम है रुबिस्को, और ये आपकी C3 साइकिल में ये एंजाइम आप पढ़ते हो. ये प्लांट प्रोटीन का सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है. सो दिस एंजाइम इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट, and this is in the used in dark reaction of dark reaction of carbon dioxide fixation, photosynthesis. So it is the most abundant in the plants. Function of protein: transport of nutrient across membrane, fighting infected organism, in producing enzymes and some hormones. Structure of protein: biologists describe protein 4-level structure. Primary structure, the basic structure of protein in which number of polypeptides are involved, having sequence of amino acid. The first amino acid sequence is called N-terminal, and the last amino acid is at the C-terminal. Secondary structure, ये thread जैसा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसमें लाइन से सारे अमीनो एसिड लगे हुए हैं. अगर यही चेन ऑफ अमीनो एसिड अपने आप को ट्विस्ट कर ले और एलिक्स में आ जाए या बीटा प्लीटेड शीट्स में आ जाए, तो ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाएगा. तो फोल्डिंग करने के बाद, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने के बाद वी गेट सेकेंडरी स्ट्रक्चर. coiled spirally, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज राइट हैंडेड मैनर में स्पाइरली कॉइल्ड रहता है. एंड टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है वो लॉन्ग प्रोटीन का, उसको हॉलो वुलन बॉल की तरह, जैसे हम एक वूल का बॉल बनाते हैं उस टाइप का हमें ग्लोबुलर दिखता है टर्शरी स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड की चेन एक दूसरे पर
कॉइल्ड होती है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हर पॉलीपेप्टाइड टर्शरी स्ट्रक्चर का एक दूसरे से जब एसोसिएट होता है एज अ सब यूनिट प्रोटीन, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन का होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो डायग्राम में, this is a simply a chain of the amino acid, and when it get coiled, so we are getting alpha helix, and when it again we getting beta sheets as a secondary structure. So two types of secondary structure, alpha helix and beta sheets, and then if it is further coiling, we are getting a tertiary structure. This is a three-dimensional structure of P13 protein, and there is a quaternary structure of hemoglobin. So you are looking at the hemoglobin structure. In the last, this is a 4-degree or quaternary complex protein because it is having two alphas chain and two beta chains downward, and four polypeptides are associated. Therefore, it is a quaternary structure. Now, polysaccharides are the long chain of sugars containing different monosaccharides as building block. पॉलीसेक्राइड दो तरीके के हो सकते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड जिसमें सारी शुगर सेम है, सेलुलोज, स्टार्च, इन्यूलिन। हेट्रोपॉलीसेक्राइड हो सकते हैं लाइक काइटिन में हेट्रोपॉलीसेक्राइड होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन विच इज अ हेट्रोपॉलीसेक्राइड बिकॉज इसमें आप देख रहे हो कि देयर इज अ नाइट्रोजन ग्रुप विच इज अटैच्ड टू द glucose hexose. So it is becoming a nitrogen containing sugar, chitin, and it is a heteropolysaccharide. N-acetyl group is added. Nucleic acid. Nucleic acids are polynucleotides. A nucleotide has three chemically distinct components: heterocyclic compound nitrogen base, polysaccharide ribose deoxyribose sugar, and phosphate group. सो ये तीन चीजें होती, तो हेट्रोसाइक्लिक आपका नाइट्रोजन बेस तो होगा ही न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, पॉलीसैकेराइड्स में आपका राइबोस शुगर होगा, डीऑक्सीराइबोस टाइप का होगा, तो डीएनए में होगा, राइबोस होगा तो आरएनए में होगा, और फॉस्फेट, तो थ्री ग्रुप से आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है। And now sugar found in nucleic acid is either ribose or deoxyribose, and nucleic acid containing deoxyribose sugar is called DNA, and that containing ribose sugar is called RNA. So आपको तो फुल फॉर्म भी पता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबो शुगर है, एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं बिकॉज आरएनए में राइबो शुगर होती है। Now coming to deoxyribose DNA nucleic acid, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, एंड ईच डीएनए स्ट्रैंड पॉलीमर होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। टू स्ट्रैंड एंटी पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के, रन इन द अपोजिट डायरेक्शन। स्पाइरल टर्न कंसिस्ट ऑफ 10 bases stacked at interval of 0.34 nanometer, and the pitch one turn is 3.4 nanometer. तो नाइट्रोजन बेस का जो आपस का दो नाइट्रोजन बेस का डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है, एंड उसकी पिच जो है, लेंथ जो है एक टर्न की, वो 3.4 नैनोमीटर है। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है डीएनए का कि किस तरह से शुगर फॉस्फेट बैकबोन लास्ट में है, और अंदर जो है इसके नाइट्रोजन बेसिस जुड़े हुए हैं और ट्विस्ट भी होते हैं नाइट्रोजन बेसिस, और दूसरी शुगर फॉस्फेट बॉन्ड चेन से वो जुड़ते हैं। सो इन वन चेन देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग दैट द base pairs, the cytosine will always pair with the guanine, and adenine will always pair with the thymine. So red is always, the color code red is always here, you can see, it's pairing with the thymine. That means thymine red is always pairing thymine with the adenine, yellow, and the blue cytosine is pairing with the green guanine. So this is a complementary base pairing, that the cytosine will always pair with three bonds, three hydrogen bonds to the guanine, and the adenine will always pair with the two hydrogen bonds to the thymine. So this is a complementary base pairing which is seen in the DNA, and the other things which are important is
the pitch of the helix is length is 3.4 nanometer, and because in one turn there are 10 nitrogen bases, so the distance between the two consecutive nitrogen bases is 0.34 nanometers. 0.34 nanometers. I hope this is the structure was given by J.D. Watson. This is clear to you. And nature of bonds: polymer successive monomers are linked with specific type of bond. Amino acids are linked with peptide bond. Monosaccharides are linked with glycosidic bond. Nucleotides are linked with the phosphodiester bond. So the bonds are shown here of both all the three polymer macromolecules and glycosidic linkage. Here, the glycosidic bond is formed uh, between the nitrogen base and the sugar. So it is a N-linked glycosidic linkage which is found in the nucleic acids. So here peptide bond is shown that how the number one amino acid is using its carboxylic group, and the other is using its amino group to form the peptide bond, CONH bond. It's called peptide bond. And at the last, you are looking at the phosphodiester linkage, which is also found in the nucleic acid. Between the one nucleotide to the other nucleotide, you are looking at the 3 dash 5 dash phosphodiester linkage is found. 5 dash 3 dash phosphodiester linkage is found here to join the consecutive nucleotides. Concept of metabolism is there. Metabolism is a chemical reaction going on in the cells. मेटाबॉलिज्म टू टाइप का होता है. एनाबॉलिज्म जहाँ पर मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं सिंपल कंपाउंड से. कैटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रोकन इनटू टू और मोर स्मॉलर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. लिविंग स्टेट होती है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क. एज लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव to work continuously, they cannot afford to reach equilibrium. Living process is a constant effort to prevent reaching equilibrium. This is achieved by energy input. Since metabolism provides a mechanism for production of energy, the living state metabolism is synonymous. Without metabolism, there cannot be a living state. And enzymes are the common proteinaceous substances which are capable of catalyzing chemical reactions of biological origin without themselves undergoing any change. They are commonly called as biocatalysts, nucleic acid that behave like enzymes called ribozymes. Chemical reaction: chemical compounds undergo two types of changes: physical and chemical change. Rate of physical chemical reaction refers to the amount of product per unit formed per unit time. Catalyzed chemical reaction proceeds at a much faster rate than uncatalyzed one. Following reactions which occurs is accelerated about 10 million times. रिएक्शन फॉर्मेशन कार्बोनिक एनहाइड्रेस का आप देख रहे हो CO2 और H2O को मिक्स करके वो कार्बोनिक एसिड बनाती है. तो ये बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होता है. हाउ डू एंजाइम फंक्शन? एंजाइम के अंदर एक पॉकेट होती है जिसे एक्टिव साइट कहते हैं. उसमें सबस्ट्रेट फिट हो जाता है. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और फॉर्मेशन इस कॉम्प्लेक्स का एसेंशियल होता है. कैटालाइसिस इसी से होता है. E प्लस S इज इक्वल टू ES, एंजाइम सबस्ट्रेट बनना, और वो दी कन्वर्ट होता है एंजाइम प्रोडक्ट में, और एंजाइम और प्रोडक्ट फिर अलग हो जाता है. तो दिस इज अ रोल ऑफ एंजाइम. सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिएंट स्टेट. एक स्टेट बनती है जिसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जिससे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. तो एक अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जबकि अगर हम उसे एंजाइम के साथ रिएक्ट करवाएं तो उसकी एनर्जी लो हो जाती है. तो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम इज वेरी लेस, so the products are formed with the in the speed. And this is the concept of how the enzymes pass in the chemical react. Transition state is achieved faster. यहाँ पर आप एंजाइम और लॉक एंड की हाइपोथेसिस देख रहे हो कि पर्टिकुलर एंजाइम के लिए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट अटैच होता है, एंड सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट.
these two were the substrate. जब ये अटैच हुए एंजाइम से इनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, प्रोडक्ट बना और वो रिलीज हो गया। एक इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस है जो कहती है कि एंजाइम के अंदर पहले डिफरेंट एक्टिव साइट होती है, जब सबस्ट्रेट फिट होता है तो एक इंड्यूस्ड साइट बनती है एंड सबस्ट्रेट स्लाइटली बाउंड होता है और देन प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इंड्यूस्ड फिट मॉडल और लॉक-इन की हाइपोथेसिस, जिससे एंजाइम एक्शन आप समझ पाते हो। फैक्टर्स जो एंजाइम एक्टिविटी को गवर्न करते हैं, टेम्परेचर। एंजाइम एक्टिविटी होती है नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में, क्योंकि वो डीनेचर हो सकती है, प्रोटीन की बनी हुई है। तो जिस टेम्परेचर पे एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होती है उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो एंजाइम एक्टिविटी इस ऑप्टिमम टेम्परेचर के नीचे भी कम हो जाती है और ऊपर भी कम हो जाती है। एंड दिस एंजाइम एक्टिविटी only perform at near the optimum temperature. Fact of pH is enzyme has an optimum pH also, जिस पे वो maximally active होती है, and it is near neutral pH. अब देख रहे हो पीक एंजाइम एक्टिविटी का सबसे ज्यादा बन रहा है ऑप्टिमम पीएच जो कि न्यूट्रल में है। नाउ दीज ग्राफ्स आर गिवन इन एनसीईआरटी आल्सो। अगर फैक्टर्स का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। फैक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, फर्स्टली तो रेट इंक्रीज करेगा, बट अब फिर एक मैक्सिमम अपनी वेलोसिटी पाकर वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इट इज इनिशियली इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन, बट when it achieves a stationary stage then it further increase अगर हम सबस्ट्रेट का करते हैं तो नहीं करता, क्योंकि एंजाइम पूरी फुलफिल हो चुकी होती है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में substance which is chemically similar in structure to the substrate can competitively attached at the active site। competitive inhibitor आकर अटैच हो सकता है एक्टिव साइट पे, जिससे सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएगा, एंड सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेगा तो एंजाइम एक्टिविटी इनिबिट हो जाएगी। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर एलोस्टेटिक साइट पे आकर जुड़ जाता है और वो तब भी एंजाइम की एक्टिविटी इनिबिट कर देता है। क्लासिफिकेशन एंजाइम की, देयर आर 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम। ऑक्सीडो रिडक्टेज, डिहाइड्रोजिनेजेस जिसका रिएक्शन होता है एस रिड्यूस्ड और एस ऑक्सीडाइज्ड, जिसमें ये चेंज एस डैश ऑक्सीडाइज्ड जिसमें ये चेंज हो जाते हैं, जो एस जो रिएक्टेंट रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस हो जाता है। ट्रांसफेरेजेस, जैसे कोई सबस्ट्रेट है जिसमें ग्रुप जी लगा हुआ है तो वो ग्रुप जी एस डैश पे ट्रांसफर कर देगी, तो इस तरह की एंजाइम ट्रांसफरेजेस होती हैं। हाइड्रोक्सिलेसिस, हाइड्रोलेसिस जो एंजाइम हाइड्रोलाइसिस करवा दी पेप्टाइड का, एस्टर बॉन्ड का, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का, उनको हाइड्रोलेसिस बोलते हैं। लाइसेसिस, इट रिमूव्स द ग्रुप्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट, ग्रुप्स रिमूव करते हैं सबस्ट्रेट से वो, एंड एक्स वाई ग्रुप इसमें जुड़े हुए हैं, जबकि आप देख रहे हो जो प्रोडक्ट बना है उसमें सी डबल बॉन्ड सी हो गया और एक्स वाई ग्रुप में रिलीज होते हैं। आइसोमेरेजेस, दीज एंजाइम are the catalysis rearrangement of atom in a molecule form isomers। ये isomers बनाती हैं एंजाइम। ligases catalyzes the linkage of together of the two compounds। last but not the least cofactors आते हैं। cofactor नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं एंजाइम के, जो कि एंजाइम को मोर कैटेगरी एक्टिव बनाते हैं। प्रोटीन पोर्शन एंजाइम का एपो एंजाइम कहलाता है। 3 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स आर देयर, वन प्रोस्थेटिक ग्रुप, सेकेंड कोएंजाइम, थर्ड मेटल आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम से। पेरोक्सीडेज, कैटलेज एंड कैटलेज एंजाइम है, पेरोक्सीडेज एंजाइम, जिनके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो दोनों एंजाइम्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स को, आयरन इनका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनका रिएक्शन होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये ब्रेक डाउन करते हैं। कोएंजाइम्स वहाँ पर ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स हैं कोएंजाइम्स जो विटामिन होते हैं जनरली। एनएडी और एनएडीपी कंटेनिंग विटामिन नियासिन, इन दोनों के अंदर नियासिन विटामिन होता है। मेटल आयंस थर्ड को फैक्टर होते हैं जो many enzymes रिक्वायर करती हैं। certain metal ions which are formed coordination compound with the side chain of active site, क्योंकि ये metal ions एक्टिव साइट की साइड चेन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के ही एंजाइम को एक्टिवेट कराते हैं। जिंक कोफैक्टर कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए जिंक कोफैक्टर की तरह काम करता है, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज के लिए भी जिंक काम करता है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, एंड
आप इसको जब रिवाइज करेंगे तो आपको बायोमोलिक्यूल्स के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। सो इसी इंटेंशन के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आपको क्लास का समझाया हुआ और ऑनलाइन का समझाया हुआ दोनों आप समझ लें और आपको चैप्टर क्लियरिटी हो जाए। सो आई होप you have enjoyed learning. So happy learning. Thank you.